लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए थे, और वो क्वेश्चंस अपने ऑपरेटर्स पर भी थे, है ना, और कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने ट्राई करे थे, राइट। और फिर अगर अपन बात करें उसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, आई थिंक वो क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे, है ना। उसमें से कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं आए होंगे तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में जो भी आपके डाउट के क्वेश्चंस होंगे वो अपन डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो अगर अपन बात करें कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यूजर से वैल्यू कैसे गेट करते हैं, या फिर लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने एग्जांपल्स फ्रेम कर देखे थे उसमें भी हमने ये देखा था कि यूजर से कैसे क्या वैल्यू गेट करते हैं और बाकी के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, राइट। अब अगर अपन बात करें कि यूजर से कैसे क्या वैल्यू गेट करते हैं, तो ऐसे तो मैंने सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन करके दिखाया था, आई थिंक एक या दो क्वेश्चन ही हम लोगों ने देखे थे, है ना। कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था लेकिन एग्जांपल ज्यादा नहीं हुए थे, है ना। तो अभी आज के सेशन में हमें क्या करना है, यूजर से वैल्यू गेट करके ही सारे टास्क परफॉर्म करना है, या जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे तो आप यूजर से वैल्यू गेट करते हुए ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं बाय द नेम demo1.java, राइट। अब ये फाइल तो आई थिंक सभी को बनाना आती है, सभी VS कोड से फैमिलियर है, VS कोड को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ओपन करना है, कैसे पाथ सेट करना है, ये सभी फैमिलियर है। उसके बाद में यहाँ पे फाइल कैसे क्रिएट करना है, .java एक्सटेंशन रखना है, इससे भी सब सारे स्टूडेंट्स फैमिलियर है, राइट। अब इसके बारे में अगर बात करते हैं अपने प्रोग्राम की, तो बेसिक प्रोग्राम लिखना सभी को आता है, उसको कंपाइल करना भी सभी को आता है और उसको चलाना भी सभी को आता है। तो अब स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हमारे लिए चैलेंजेस थी कि हमें स्टार्टिंग में ये भी नहीं पता था, या जिसको पता था उसको पता था, बाकी बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता था। तो वो हमने ये सारी चीजों से तो हम बाहर आ गए, राइट। अब अगर हम बात करें तो धीरे धीरे अपन यहाँ पर आगे अपने कंसेप्ट पे बढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले कंसेप्ट अगर अपन बात करें, अपन यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ वो है प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, है ना। मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो नंबर को स्वैप करना है, राइट। अब स्वैपिंग के भी दो तरीके होते हैं, एक यूजिंग थर्ड वेरिएबल और एक विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो अब अगर अपन बात करें, सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन लिख लेता हूँ, प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो जितना कंसेप्ट, जितना प्रोग्राम हमें लिखना है पहले अपन उतना लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन उसके लॉजिक को डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आई एम गोइंग टू राइट क्लास demo1, ठीक है। और उसके बाद में फिर मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर अगर अपन लिखेंगे स्ट्रिंग args। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में क्या आएगा, तो इसके बाद में सबसे पहले मेरी मेन रिक्वायरमेंट है कि मुझे यूजर से वैल्यू गेट करना है। तो यूजर से वैल्यू गेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, import java.util.scanner। ये आप सभी को पता है कि जावा क्या है, आपका पैकेज है, यूटिल क्या है, सब पैकेज है, और स्कैनर क्या है, आपकी क्लास है। और अगर आपको यहाँ पे यूजर से इंटीजर वैल्यू गेट करना है तो नेक्स्ट इंट नाम की मेथड यूज करना पड़ती है, और नेक्स्ट इंट नाम की मेथड को अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए उसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, system.in, ठीक है। ये भी आप सभी को समझ में आ गया। अब उसके बाद में, तो उसके बाद अपन यूजर से दो वैल्यू गेट कर लेते हैं, तो उसके लिए मैंने लिखा system.out.println, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट एंटर वैल्यू ऑफ a, और मैंने लिखा है इंट a, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे sc.next int, और फाइनली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया, एंड अगेन आई एम गोइंग टू राइट एंटर वैल्यू ऑफ b, और यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे एंटर वैल्यू ऑफ b, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर मैंने अभी यहाँ पे लिखा है system.out.println, और मैंने अभी यहाँ पे लिखा है क्या, बिफोर स्वैपिंग। अब बिफोर स्वैपिंग में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लाइन चेंज करी यहाँ पे, बैकवर्ड स्लैश n से मैं लाइन चेंज कर सकता हूँ, है ना, कर सकता हूँ ना। फिर अब मैंने उसके बारे में क्या करा, लाइन चेंज किया, तो मैंने लिखा a प्लस प्लस a की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। फिर डबल कोट्स कॉन्केट करने के लिए मैंने लाइन चेंज करी, मैंने यहाँ पे लिख दिया है b, और मैंने प्लस करके यहाँ पे b को प्रिंट करवा दिया। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर आकर उसको पेस्ट किया, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट आफ्टर स्वैपिंग एंड सॉरी बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैप, राइट। तो अब ये इतना प्रोग्राम तो आई थिंक आप सभी को आता ही होगा, है ना, आप सभी ने फ्रेम करके देख लिया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नया कुछ नहीं करा है। प्रोग्राम का लेआउट फ्रेम किया है, यूजर से दो वैल्यू गेट करी है, और दोनों को आपने बस प्रिंट करवा दिया है। प्रिंट करवाने का तरीका अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप तीन अलग अलग लाइन में प्रिंट करवा सकते हो, system.out.println बिफोर स्वैपिंग, system.out.println a, system.out.println b। तो उससे वो तीन लाइन में आपके a b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और नहीं तो वैसे एक एक लाइन में ऐसे प्रिंट करवा सकते हो। इसमें होगा क्या,
बिफोर स्वैपिंग लिखा हुआ आएगा, लाइन चेंज होगी, फिर ए लिखा हुआ आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर लाइन चेंज होगी, बी लिखा हुआ आएगा और फिर बी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो ये तो चलो ठीक है, अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा। अब इसके बाद में अपने को आना है मेन अपने लॉजिक पर। अब मेन लॉजिक पर आना है तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर क्या, पेंट ओपन करते हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 2 नंबर को स्वैप करना है, ठीक है। अब मुझे अगर यहाँ पे 2 नंबर को स्वैप करना है तो अब समझ के अपन क्या बोलेंगे, स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अपन यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का यूज करते हुए टास्क परफॉर्म करेंगे, राइट। तो इसको एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझो। रियल लाइफ सिनेरियो मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में यहाँ पर एक जार है, ठीक है ना। इसको आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये होगी आपके पास में जार 1 और यहाँ पर आपके पास में एक और जार है, ठीक है। अब इसमें भी आपके पास में कुछ सामान होगा, यहाँ पर इसमें भी आपके पास में यहाँ पर कुछ सामान होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों सामान को इंटरचेंज करना है। अब इंटरचेंज करना है तो आप कैसे करोगे, तो आपके पास में यहाँ पर एक एम्प्टी जार है, ये क्या है यहाँ पर आपके पास में एम्प्टी जार, ठीक है। अब ये जार क्या हो गया आपके पास में, जार 3। इसमें आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझो, है ना, कि मतलब थोड़ा सा लॉजिक ये फ्रेम करो कि 2 जार में सामान है, तीसरा जार खाली है। अब आपको दोनों जार की वैल्यू को इंटरचेंज करना है तो आप क्या करोगे, पहले जार का सामान आखिरी वाले में पॉर कर दोगे, दूसरे जार का पहले उसमें और फिर तीसरे जार का सेकंड उसमें। मतलब सिमिलरली क्या आप इसकी वैल्यू को पहले इसमें रखोगे, फिर इसकी वैल्यू को इसमें रख दोगे और फिर इसकी वैल्यू को आप इसमें रख दोगे। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, मैंने बोला है कि यहाँ पे मेरे पास में एक वेरिएबल है ए, यहाँ पर मेरे पास में एक वेरिएबल है बी और यहाँ पर मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है क्या, टेम्प। अब यहाँ पर वैल्यू है मेरे पास में 5, यहाँ पर वैल्यू है मेरे पास में 6। तो मैंने क्या करा सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद में मैंने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ए की वैल्यू को किस में रख देता हूँ, टेम्प में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिखा है टेम्प इक्वल्स टू ए। अब टेम्प इक्वल्स टू ए लिखने से क्या होगा, तो टेम्प इक्वल्स टू ए लिखने से ये होगा क्या कि ए की वैल्यू किस में आ गई है, टेम्प में। तो ये ए की वैल्यू टेम्प में आ गई है। तो अब एक चीज याद रखना कि वैल्यू पूरी की पूरी उठकर नहीं जाएगी, उसकी एक कॉपी वहां पर जाकर सेट होती है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, ए के अंदर अभी तो आपके पास में 5 है ही सही, बी के अंदर तो अभी आपके पास में यहाँ पर 6 है ही सही, लेकिन जो आपके पास में टेम्प था उस टेम्प के अंदर ए की वैल्यू की एक कॉपी जाके सेट हो गई। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब बी की वैल्यू किस में जाएगी आपके, ए में। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आप बोलेंगे टेम्प इक्वल्स टू ए, यहाँ पे बोलेंगे ए इक्वल्स टू बी। तो अब इससे क्या होगा, तो इससे सिंपली ये होगा कि अब यहाँ पर जो आपके पास में ए है उस ए में क्या सेट हो जाएगा, 6। जो बी है उसमें तो क्या है, 6 ही है। और यहाँ पर जो आपके पास में टेम्प था उसमें तो क्या देके रखा है, 5। क्लियर है? और फिर फाइनली अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आप जो टेम्प की वैल्यू है उसको किस में रखेंगे, यहाँ पर आप बी में। तो अपन क्या बोलेंगे कि ए के अंदर तो मेरे पास में कितना देके रखा हुआ है, 6। अब बी के अंदर यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर 5। और टेम्प के अंदर जो वैल्यू है वो वैसी वैसी रहेगी, खाली नहीं होगी। तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल गया, या आपने यहाँ पर करा क्या है, तो आपने सिंपली यहाँ पर बोला है कि आपने यहाँ पर अब टेम्प की वैल्यू को बी में रखा है ना। मतलब टेम्प इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू टेम्प। तो इससे क्या हुआ है, इससे आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो क्या कि आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि टेम्प इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट। क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें से किसी को कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकता है। क्लियर है? देखिए इसका एग्जांपल अपन चलते हैं यहाँ पर, और अब करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर बस मैंने क्या लिख दिया है, इन टेम्प इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू। मैंने इसको सेव किया, सेव करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करा, मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट पर यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है जावा सी डेमो 1 डॉट जावा। अपन यहाँ पर आ गए
मैंने इसे रन किया, आप देखें एंटर वैल्यू ऑफ ए, एंटर वैल्यू ऑफ बी, अब देखेंगे बिफोर स्वैपिंग 5 6, आफ्टर स्वैपिंग 6 5। आपका क्वेश्चन होगा सर माइनस में वैल्यू डाल दी तो -4 -5 -4 -5 और -5 -4। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखकर रखा हुआ है। ये क्या था आपका प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्लियर है क्या, सभी को समझ में आया? आई थिंक ये क्वेश्चन उसमें होगा। हाँ। था क्या, ठीक है, तो बन ही गया होगा फिर तो। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब ये यूजिंग थर्ड वेरिएबल था, अब मुझे यहाँ पे देखना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करके मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है, बिना थर्ड वेरिएबल का यूज करके मुझे टास्क परफॉर्म करना है, तो उस केस में क्या होगा, तो अब यहाँ पे ये जो लॉजिक आपने लिखा है ये चेंज हो जाएगा। अब पूरा प्रोग्राम तो देखो वैसा का वैसे ही है ना, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, अब आपको बस मेन लॉजिक में ही चेंज करना है। अब लॉजिक में चेंज करने के लिए अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में अपन आते हैं, और अब अगर अपन बात करें तो हमें क्या करना है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ये फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना है ना। तो अब इसको फिर से एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि आपके पास में सिर्फ 2 जार है, 2 जार के सामान को इंटरचेंज करना है, तो अब आप कैसे करोगे? 2 जार है, 2 जार के सामान को इंटरचेंज करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये वाला क्वेश्चन करा होगा आप लोगों ने, क्या सोच के करा आता था? ठीक है ना, अब दाल कैसे गीली या सूखी? सूखी। ठीक है, तो आप ऐसा समझे कि एक बॉक्स में सबसे पहले जार में है ना, आप ऐसा मानो कि आयरन नेल्स है, मतलब खील जिसको बोलते हैं अपन, है ना, और दूसरे उसमें आपके आयरन की बॉल्स है। एक में नेल्स है, आयरन की नेल्स है मतलब खील है, और दूसरे जार में आपके आयरन की छोटी छोटी बॉल्स है, राइट। अब मुझे दोनों को इंटरचेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे जो आयरन की बॉल्स है उसको वो नेल वाले डब्बे में रख दिया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब दोनों की वैल्यू प्लस होके किसी एक जार में रखा गई है, ऐसे ही हुआ है। फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, तो इस जार में से वो आयरन की नेल निकालूंगा और उसको वापस से दूसरे जार में मैं रख दूंगा, तो इधर की वैल्यू इधर और इधर की वैल्यू इधर हो जाएगी। क्लियर है? अब क्या और कैसे, तो वो समझना है ना। तो अब ध्यान से देखना इसको, अगर डायग्रामेटिकली अगर आपको देखना है, अगर नहीं समझ में आया हो तो, कि अगर अपन बात करें कि यहाँ पर आपके पास में एक जार है, तो ये अब यहाँ पे जार के केस में आप क्या बोलोगे कि ऐसे आयरन की खील है ना, वो खील ज्यादा ड्राइंग अपन बना नहीं रहे, है ना। ठीक है, एक और जार है, इसमें यहाँ पर आयरन की बॉल्स रखी हुई है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब यहाँ पर आपके पास में जो ये एक जार होगा, इस जार के अंदर यहाँ पर आयरन की नेल्स भी है आपके पास में, ठीक है, और ये जो बॉल्स है ये भी बॉल्स आ जाएंगी इधर। ठीक है, और फिर अब एक टाइम अपने पास में क्या आएगा कि अब इधर से एक वैल्यू निकाल के अपने को इधर रखना रहेगा, तो अपन ये करेंगे कि अब इधर तो यहाँ पे बॉल्स रहने दी अपने पास में अपन ने, और इधर निकाल के ये आयरन की नेल्स अपन ने इधर रख दी। क्लियर है क्या, ये समझ में आया? इधर नेल्स थी, इधर बॉल्स थी, दोनों को पहले एक टाइम पे अपन ने मिक्स कर दिया, और दूसरे टाइम पे फिर उधर जो था बॉल्स रहने दिए और बाकी की नेल्स निकाल कर मैंने इधर रख दी। ठीक है, अब इसको अगर अपन प्रोग्रामेटिकली देखें तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि आपके पास में एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 5 और एक वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है आपके पास में 6। तो अब उस केस में मैंने क्या बोला, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की वैल्यू प्लस होकर एक जार में जाके सेट होगी, तो आपने क्या बोला यहाँ पर, आपने बोला है a प्लस बी इक्वल्स टू a, मतलब आप ऐसा बोलेंगे 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 11। तो इसका मतलब जो मेरे पास में a होगा, तो इस a के अंदर अब कितना आ जाएगा 11, और जो b है, तो मैंने इसके पहले वाले एग्जांपल में बताया था, अगर वैल्यू अपन किसी दूसरे वेरिएबल में रखते हैं तो पूरी की पूरी वैल्यू उठकर नहीं चली जाएगी, उसकी एक कॉपी जाती है। तो यहाँ पर तो 6 वैसा का वैसा रखा हुआ ही रहेगा। क्लियर है? अब फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब इधर 11 है, इधर 6 है, तो मैंने बोला अब एक काम करते हैं अपन,
यहाँ पर मुझे एक चीज ये समझ में आ रही है कि अगर मेरे पास में जो a है बोले तो जो 11 है, अगर उसमें से मैं माइनस कर दूं क्या b, मतलब कितना 6, तो मुझे कितना मिलेगा 5, और उसको मैं वापस से किस में रख देता हूँ a में, कि 11 में से 6 को माइनस करके वापस से मैंने a में ही रख दी वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा a के अंदर कितना हो जाएगा आपके पास में, कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने, a इक्वल टू a प्लस बी, हाँ यहाँ पर अपने को किस में रखना पड़ेगा b में, क्योंकि a में तो ऑलरेडी 5 है ही सही ना, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर अपन इसको किस में रख देंगे अपने b में। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो कितनी है मेरे पास में 11, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर अब मेरे पास में 5। क्लियर है? तो a इक्वल्स टू a प्लस बी करा, b इक्वल्स टू a माइनस बी करा। अब एक चीज और समझ में आई कि अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है उसमें से b की वैल्यू को माइनस कर देंगे, मतलब 11 में से मैंने कितना माइनस कर दिया 5, बचेगा कितना 6, उसको किस में रख देंगे a में। तो अब यहाँ पर मेरे पास में जो a है उसमें कितना आ जाएगा 6, और जो मेरे पास में b है उसमें कितना है यहाँ पर मेरे पास में 5। उस केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो a इक्वल्स टू a प्लस बी, b इक्वल्स टू a माइनस बी, a इक्वल्स टू a माइनस। क्लियर है क्या? तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट, और ये आपका थर्ड स्टेटमेंट। क्लियर है? समझ में आया सभी को? ठीक है, इसमें से कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। क्लियर है? ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम पर। यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा क्या, a इक्वल्स टू a प्लस बी, फिर b इक्वल्स टू a माइनस बी, और a इक्वल्स टू a माइनस बी। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर आकर इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। ठीक है, कुछ गड़बड़ करी क्या? नहीं। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन इसे रन करते हैं, मैंने डेमो 2 लिखा, वैल्यू ऑफ a मैंने लिखा 56 67। आप देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 56, b की वैल्यू 67, तो a की वैल्यू 67 और b की वैल्यू 56 बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक सभी को समझ में आया होगा, देख लो एक बार। क्लियर है सभी को? ठीक है, अभी अब मुझे यहाँ पे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ही स्वैप करना है, तो इसके अलावा और कोई तरीका? विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ही मेरे को स्वैप करना है, तो इसके अलावा कोई तरीका? आप देखिए, आपने यहाँ पर अभी क्या लिखा है, आपने लिखा है यहाँ पर a इक्वल्स टू a प्लस बी, b इक्वल्स टू a माइनस बी, और a इक्वल्स टू a माइनस बी, राइट? ये आपने लिखा है। और आपने नॉर्मली पढ़ा होगा कि जहाँ प्लस होता है तो प्लस मतलब क्या होता है, एडिशन, मतलब बढ़ेगा ही से इंक्रीमेंट ही होगा, तो इसको अपन मल्टीप्लाई से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने ऐसा शायद तक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, है ना, डॉट मल्टीप्लिकेशन या ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो या फिजिक्स वगैरह में भी कहीं आता है ऐसा, एंड गेट और गेट में प्लस या इनटू, ऐसा कुछ कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपने देखा है कि डॉट रिप्लेस हो जाता है माइनस से, या प्लस रिप्लेस हो जाता है मल्टीप्लाई से, ऐसा कहीं आया है ना? हाँ, कुछ ऐसे में, है ना? तो अब प्लस हो गया मल्टीप्लाई, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड। मतलब प्लस से इंक्रीज होगा, मल्टीप्लाई से भी इंक्रीज होगा, और माइनस से कम होता है तो डिवाइड से भी तो कम ही होता है। डिवाइड मतलब पार्टीशन करना। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, ये जो आपने दे के रखा हुआ है ये 3 स्टेटमेंट, तो इसको आप रिप्लेस कर दोगे किससे, तो इसको रिप्लेस कर दोगे a इक्वल्स टू a प्लस की जगह आप लिख दोगे मल्टीप्लाई बाय b, b इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b, और a इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें यहाँ पे कि मेरे पास में a की वैल्यू अगर कितनी है 5 है,
और b की वैल्यू अगर मेरे पास में 6 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 6, 5 6 कितना होगा 30। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपके पास में, तो a की वैल्यू 30 हो जाएगी, तो 30 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब b की वैल्यू 5 हो जाएगी और a की वैल्यू तो कितनी है 30, तो 30 डिवाइडेड बाय 5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो आप देखें यहाँ पर ये हो गया ना आपके पास में b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 6। क्लियर है क्या? अगर अपन बात करें यहाँ पे क्या और कैसे, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस आप यहाँ पर आकर इन तीनों को मैंने कमेंट कर दिया और मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b, b इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b और a इक्वल्स टू a डिवाइड बाय। क्लियर है? आपको इसको चला कर देखना है तो आप इसको सेव करें, सेव कर कर आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे क्या 2 वाला एग्जाम्पल था आई थिंक, है ना, अपन यहाँ पर रन करते हैं। ठीक है, ये सही लिखा है क्या, डिवाइड में कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी? 43 माइनस 67 माइनस 67 43। क्लियर है? इसमें एक टेस्ट केस देखो 5 और 0। ठीक है, अब लेकिन उधर दूसरे वाले केसेस में वो चल जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस वाले में, तो वहाँ पे ऐसे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर अपन बात करें डिवाइड वाले में, है ना, तो वो डिवाइड वाले में ये प्रॉब्लम आपको देखने को। ठीक है, समझ में आया, है ना? तो कुछ इस तरीके से आप ऐसा बता सकते हो, राइट। अब ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते ना, ये तो डिवाइड बाय 0 करोगे तो आपको प्रॉब्लम ही मिलना है वो तो, है ना। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा, है ना। चलते हैं अपन वापस से यहाँ पे, तो चलो ठीक है, ये तो अपन ने ऐसा कुछ कंसेप्ट देख लिया यहाँ पे, है ना, जिसमें आपने यहाँ पे क्या करा है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी देखा है और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी देखा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को फिर से विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ही किसी नए कंसेप्ट से करना है। तो इसके अलावा और क्या कंसेप्ट ऐसा लगा सकते हो जिससे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल आप 2 नंबर को स्वैप करवा सकते हो? ये देखो पहला वाला तो तुमने कर लिया था यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो तुम बहुत खुश हो गए थे, या चलो आता है हमने कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा वाला भी किसी ने कर लिया होगा, है ना। तो पहले तो यूजिंग थर्ड करा, मैंने करवाया, तुम खुश हो गए। दूसरा वाला विदाउट यूजिंग, तो भी तुमने सोचा अरे ये भी आता ही है। ठीक है, अब उसके बाद फिर ये वाला कंसेप्ट बताया, तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता ये किसी ने करा होगा, है ना। अब लेकिन अब जो मैं पूछ रहा हूँ वो भी मेरे को नहीं लगता किसी ने करा होगा, जब मुझे यहाँ पे स्वैपिंग ही करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल तीसरे तरीके से। तो ये देखो पहले 2 तरीके तो कॉमन ही है ना, बहुत सिंपल ही है, किसी से भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा, है ना। तो फिर अलग क्या, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर, अपन आते हैं वापस से, है ना, स्वैपिंग ही करना है। अब कैसे क्या वो अपन देखते हैं यहाँ पर। तो अब ध्यान से देखना, इसके लिए आपको एक लॉजिक लगाना रहेगा, किसका, कैप का। a इक्वल्स टू a कैप b, b इक्वल्स टू a कैप b और c सॉरी a इक्वल्स टू a कैप b, a इक्वल्स टू a कैप b, b इक्वल्स टू a कैप b, a इक्वल्स टू a कैप b। अब ये है क्या, तो ध्यान से देखो, बाइनरी नंबर सभी को पता है, पढ़ा था ना मैंने बिटवाइज ऑपरेटर जब पढ़े थे तो मैंने बताया था। तो a का बाइनरी आप क्या बोल सकते हो, a मतलब मैंने बोला 4, तो 4 का बाइनरी कितना होगा 100, और मैंने बोला b मतलब 5, 5 मतलब 101। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अपने को करना क्या है तो वो समझना है यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या बोला है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैंने बोला है a इक्वल्स टू a कैप b, अपने को इसकी वैल्यू निकालना है। अब a इक्वल्स टू a कैप b अगर मुझे निकालना है तो अब इस केस में अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितनी दे के रखी है मेरे पास में 4, b की वैल्यू कितनी है 5। अब 4 की वैल्यू क्या है, मतलब बाइनरी में 100 और 5 की क्या है 101। ठीक है, अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखना। तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या बोला है कि सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर 100, फिर मैं लिखूंगा क्या यहाँ पे 101। यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, कैप। कैप क्या बोलता है, कैप सिंपली ये बोलता है सेम बिट 0 अपोजिट बिट 1।
सेम बिट 0, अपोजिट बिट 1, अपोजिट बिट 1, सेम बिट 0, सेम बिट 0। ये कितना हो गया 0 0 1। अब इस ए के अंदर क्या आ गया आपके पास में यहाँ पे 0 0 1, सेम बिट 0, अपोजिट बिट 1। तो ए में कितना आ गया है आपके पास में 0 0 1। अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, अब ये एक तो हो गया। अब फिर आता है आपके पास में b इक्वल्स टू, फिर से क्या आता है a कैप b। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर आप बोलेंगे अब a के अंदर क्या देके रखा है आपको 0 0 1 देके रखा हुआ है ना, और b के अंदर तो कितना देके रखा हुआ है 1 0 1 ही देके रखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पर आए, अब आप लिखेंगे यहाँ पे 0 0 1 और आप लिखेंगे 1 0 1, आपको लगाना है कैप। अब कैप क्या बोलता है, तो कैप सिंपली बोलता है सेम बिट 0, सेम बिट 0, अपोजिट बिट 1। तब यहाँ पे बी में कितना आ गया आपके पास में 100। कोई दिक्कत? अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब वापस से अपन आए यहाँ पर, मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है a इक्वल्स टू a कैप b। अब a की वैल्यू कितनी देके रखी है आपको, तो a की वैल्यू है 0 0 1, b की वैल्यू कितनी है 1 0 0। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 0 1, b की वैल्यू कितनी है 1 0 0। आपको लगाना है कैप, सेम बिट 0, अपोजिट बिट 1, तो अपोजिट बिट 1, सेम बिट 0, अपोजिट बिट 1। तो ए में कितना आ गया आपके पास में 1 0 1। अब इससे आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिला क्या है, अब ए की वैल्यू है आपके पास में 1 0 1 बोले तो 5 है ना, और बी की वैल्यू आपके पास में आखिरी में कितनी आई है 1 0 0 बोले तो। क्लियर है? तो A4 B5 था, अब A5 B4 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें इसमें एक और क्वेश्चन, विदाउट मल्टीप्लाई बाय 2 आई सिंपली नीड टू डबल अ नंबर। बिना 2 का मल्टीप्लाई करें मुझे अपने नंबर को डबल करना है। प्लस भी नहीं करना है, ठीक है, बिना 2 का मल्टीप्लाई करें और बिना उसी नंबर को फिर से प्लस करें, मुझे किसी नंबर को डबल करना है। पावर भी नहीं चलाना है, पावर 2 लगा दोगे तो क्या मल्टीप्लाई होगा ना। बताओ क्या लॉजिक लगेगा? बताओ। नहीं,
नहीं 0.5 से डिवाइड किया डिवाइडेड बाय 0.5 तो वो डेसिमल हट के पॉइंट हटेगा ऊपर आ जाएगा। ये भी नहीं करना है ठीक है अब बताओ ये भी नहीं करना है। बताओ तो इधर देखना ध्यान से। मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास में एक नंबर है, लाइक मैंने बोला 16 है ना, एक नंबर है, ठीक है। तो नंबर में मैंने बोला मेरे पास में 16 है। अब 16 का बाइनरी क्या निकलेगा? 1 0 0 0 और 0, ये निकलेगा है ना। 2 4 नहीं, सबसे पहले कितना आता है? 1 आता है ना। 1 2 4 8 और 16, ठीक है। अब ये तो कितना 5 डिजिट है, 6 7 और 8। मैंने इसको 8 बिट में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? मैंने लिखा है नंबर। नंबर में मैं क्या करूंगा यहाँ पर? तो नंबर में मैंने बोला कि अब मैं इसको राइट शिफ्ट कर दूंगा किससे? 1 बिट से, मतलब एक की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। एक की तरफ शिफ्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा? 0 0 या कितना हो जाएगा? 1, फिर 1 2 3 4 और 5। तो 16 के बाद तो क्या आता है? 32 ही आता है। ये हो गया ना 32। क्लियर है क्या? समझ में आया? ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपका यहाँ पे लगेगा कि आपने उसको क्या करा है? शिफ्ट करा है। शिफ्ट करने से क्या होगा यहाँ पर? वो 16 का कितना हो जाएगा? 32। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट अपन ने यहाँ पर ऐसा इम्प्लीमेंट करते हुए देखा है, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके बारे में, फिर क्या आता है? तो प्लस करना हो, क्या अगर हमें प्लस करना हो, एक बार ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना प्लस वाला, विदाउट प्लस टू करके कोई नंबर को ऐड करना है लेकिन उसमें प्लस नहीं करना। हाँ ठीक है, दो नंबर को अपने को प्लस करना है बिना प्लस का साइन यूज करें। कैसे करेंगे? दो नंबर को प्लस करना है बिना प्लस का साइन यूज करें। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, दोनों को प्लस करना है बिना प्लस का साइन यूज करें। क्या नहीं, मेथड जावा में बहुत कुछ होता है लेकिन अभी अपने को ऐसा कुछ यूज नहीं करना। सिंपल सा दो नंबर को प्लस करना है विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। दो नंबर को प्लस करना है बिना प्लस ऑपरेटर का यूज करो, तो आप करेंगे क्या? ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी, है ना। ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी, तो सिंपली आपको तो आउटपुट मिल ही जाएगा ना प्लस होकर। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस ही तो होता है। ठीक है, वो क्वेश्चन बेसिक है लेकिन वो लॉजिकल है। ठीक है, कि इंटरव्यू के टाइम पर अगर आपका चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सेम उसी में एक क्वेश्चन ये भी देकर रखा हुआ होगा जो मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए थे कि आपको दो नंबर के बीच में ग्रेटर नंबर निकालना है विदाउट ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर। दो नंबर के बीच में ग्रेटर नंबर निकालना है विदाउट ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, तो उसका लॉजिक आप ही को लगाना है। ठीक है, तो लॉजिक आप ही लगाएंगे कि आपको दो नंबर के बीच में ग्रेटर नंबर निकालना है विदाउट ग्रेटर देन एंड लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या और कैसे होगा तो आप ट्राई करेंगे, राइट। चलते फिर अपन आगे का कंसेप्ट देखते हैं इसमें। और इसमें आई थिंक एक क्वेश्चन आपका ये भी था ना कि आपको स्ट्रिंग वाले केस में दिक्कत आ रही थी, है ना, कि अपर केस लोअर केस में कैसे क्या करेंगे। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे प्रोग्राम टू कन्वर्ट, है ना, स्ट्रिंग नहीं कैरेक्टर वाला है ना। प्रोग्राम टू कन्वर्ट कैरेक्टर इन अपर केस एंड इन लोअर केस, है ना। प्रोग्राम टू कन्वर्ट कैरेक्टर इन अपर केस एंड इन लोअर केस। तो अब इसमें अपन करेंगे क्या यहाँ पर? तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने करा है 3। अब
सबसे पहले तो अपन यूजर से कैरेक्टर गेट कर लेते हैं, तो कैरेक्टर गेट करने के लिए मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कि एंटर कैरेक्टर। अपन यहाँ पर आए, कैरेक्टर के केस में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखा है कैर सी एच इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट, और नेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगा डॉट कैर एट, और कैरेट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट क्या करता है, तो नेक्स्ट आपको एक स्ट्रिंग देता है, और स्ट्रिंग के बाद में उस स्ट्रिंग में से आपको सिर्फ एक ही कैरेक्टर की जगह चाहिए, तो एक कैरेक्टर आप गेट करते हो और उसकी वैल्यू उसमें आप जो भी लिखेंगे तो वो सी एच में जाके क्या हो जाएगी आपकी सेट हो जाएगी, राइट। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर अपन सिंपली ऐसा लिख कर दिखते हैं कि जो भी मेरे पास में सी एच रहेगा है ना, उसमें मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो उसमें मैं यहाँ पे कर दूंगा -32, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या ये सही तरीका है क्या। अपन आते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा CLS, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है डेमो3, अपन इसे कंपाइल करेंगे, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, मैंने रन किया, मैंने लिखा स्मॉल a, मुझे कितना मिल गया यहाँ पर 65। मतलब एक चीज तो समझ में आ गई है कि कुछ ना कुछ कन्वर्ट तो हुआ है। अब ये कन्वर्ट हुआ क्या है, तो अब इसमें एक कंसेप्ट आता है आपके पास में आस्की कोड का। अब ये आस्की कोड बेसिकली होता क्या है, अब आस्की कोड की अगर अपन बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। अब अगर अपन बात करें इसमें होता क्या है, तो इसमें आप ऐसा बोलेंगे कि जो कैपिटल ए है उसकी वैल्यू होती है 65। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मली पढ़ा होगा आपकी स्कूलिंग में, एक CGS यूनिट होता है और एक MKS यूनिट होता है, जहाँ MKS यूनिट मतलब जहाँ पे लेंथ आपकी मेजर होती है मीटर में, है ना, वेट मेजर होता है केजी में, और टाइम मेजर होता है सेकंड्स में। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है ना। अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने बोला कि यार हमें 500 केजी गोल्ड चाहिए, है ना। अब इंडिया वालों ने यहाँ पर बोला कि यार 1 केजी मतलब 1000 ग्राम होता है, और उसके हिसाब से उन्होंने 500 केजी उसको गोल्ड दे दिया। वहां पर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है कि 500 ग्राम मतलब 1 केजी होता है, तो इसका मतलब कि उन्होंने मांगा था 500 केजी, अपन दे रहे हैं उनको 1000 केजी उनके अकॉर्डिंग। अब इसका वाइस वर्सा देखो कि अपन ने उनसे डायमंड लिए 500 केजी, है ना, तो अब उनके हिसाब से तो 500 ग्राम मतलब 1 केजी होता है, तो अपन ने 500 केजी का ऑर्डर दिया है, तो उनके हिसाब से जो अपने पास में आएगा वो तो 250 केजी ही आएगा, तो इस केस में तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही गड़बड़ा जाएगा ना। अपन दे डबल रहे हैं और अपने को मिल हाफ रहा है, तो फिर उस केस में एक अपन ने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स बनाई कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप हर जगह सेम यूनिट को मेजर करोगे, कि टाइम को सेकंड्स में, वेट को केजी में, लेंथ को मीटर में। सिमिलरली प्रोग्रामिंग के केस में भी ऐसा ही है कि आज आप डेल का लैपटॉप यूज करते हो, अब डेल के लैपटॉप पे मैंने क्या करा है यहाँ पर, यार डेल वाले कंपनी वालों ने क्या करा है कि उन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर से जो आप ए लिखते हो, कि आपने ए प्रेस करा, ए दिख रहा है, तो इस ए से ए के बीच में है ना बहुत सारी कहानी रहती है, लाइक आपका सिस्टम ये नहीं समझता है, आपने ए प्रेस करा, ए वहाँ पे अंदर नंबर में कन्वर्ट होगा, वो नंबर बाइनरी में कन्वर्ट होगा, मशीन उसको समझेगी, उसका फिर आउटपुट देगी, और आउटपुट डिवाइस फिर वहाँ पर उसकी वैल्यू को कन्वर्ट करेगा, और वापस से आपको यहाँ पर एक की वैल्यू को डिस्प्ले करवा कर देने का काम करेगा। तो अब डेल के केस में ऐसा हुआ कि डेल वालों ने बोला कि यार हम अपना कंप्यूटर बना ही रहे हैं, तो उन्होंने ए की वैल्यू को 1000 रख दिया, बी की वैल्यू को 2000, सी की वैल्यू को 3000 लिखकर ऐसे सारे कीवर्ड्स की, सारे कीज की वैल्यू को सेट कर दिया। अब HP ने अपना लैपटॉप बनाया, है ना, अब HP वालों ने बोला कि काम करते हैं अपन ए की वैल्यू को 10 रखते हैं, बी को 20, सी को 30, डी को 40 ऐसा रखते हैं। अब इससे ये हुआ कि अब मेरे पास में डेल का लैपटॉप है, तुम्हारे पास में HP का लैपटॉप है, मैंने मैसेज किया कि यार कल इवनिंग में क्लास आना है या कल 5 बजे क्लास आना है, ठीक है, तो तुमको मैसेज क्या इंटरप्रेट हुआ कि कल ऑफ है। तो मेरे अकॉर्डिंगली कोड जो मैंने यहाँ पे सेंड करे हैं, आपके अकॉर्डिंगली जो कोड वहाँ पे सेट हुए हैं वो वैसे सेट हुए हैं कि आपका मैसेज ही चेंज हो गया पूरा, तो ये तो इन्फॉर्मेशन अगर इंटरचेंज होगी तो ये तो गलत फ्लो हो रही है ना इन्फॉर्मेशन। तो फिर उस केस में अमेरिका ने यहाँ पर आस्की कोड क्रिएट करे। आस्की बोले तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए यहाँ पर एक कॉमन कोड्स, कॉमन स्टैंडर्ड वाले कोड यहाँ पर क्या होंगे, एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो अब इस केस में आप क्या बोल सकते हैं कि जो कैपिटल ए है उसकी वैल्यू होती है 65, है ना, जो कैपिटल बी है उसकी वैल्यू होती है कितनी यहाँ पर आपके पास में 66। सिमिलरली अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप ऐसा बोलेंगे कि जो कैपिटल जेड होता है उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर कितना 90।
सिमिलरली आप ऐसा बोलेंगे स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97, है ना, स्मॉल बी की वैल्यू होती है यहाँ पर कितना 98। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे यहाँ पर स्मॉल जेड की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 122। वही अगर अपन बात करें जीरो की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, तो जीरो की वैल्यू होती है 48। वन की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 49। ठीक है, सिमिलरली अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर 9 की वैल्यू कितनी होती है, तो 9 की वैल्यू होती है 57। अब ये तो मैंने कुछ लिखी है जो मुझे कॉमनली याद है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी ही आज की वैल्यू होती है, कीबोर्ड के ऊपर जितनी कीज है सबकी आज की वैल्यू होती है। समझ में आया? तो अब अगर अपन बात करें तो इनमें दोनों में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, क्या कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 32 का गैप आ रहा है ना। इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है यहाँ पर आपका 32 का गैप आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप आएगा वो कितने का आएगा यहाँ पे 32 का आएगा। मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर है उन सबके बीच में 32 का क्या है, गैप है। अगर मेरे पास में कैपिटल है उसमें +32 कर दूंगा तो वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और स्मॉल में 32 है -32 कर दूंगा तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर भी तो ये हुआ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, मैंने लिखा था स्मॉल ए, तो स्मॉल ए के रिस्पेक्ट में मेरे को क्या मिला यहाँ पर, मैंने लिखा था स्मॉल ए, तो स्मॉल ए के रिस्पेक्ट में मेरे को कितना मिला यहाँ पर 65। क्यों 65 मिला, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब स्मॉल ए लिखा इसमें तो स्मॉल ए में से मैंने -32 कर दिया ना, तो अब स्मॉल ए में से अगर आप यहाँ पे -32 कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा 65 मिलेगा ना। लेकिन आपको 65 थोड़ी चाहिए था, आपको तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना था ना। तो फिर अब आप करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो आप यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा कुछ लिखेंगे, क्या कैरेक्टर। वैसा कैरेक्टर क्यों लिखा, तो याद हो तो मैंने आपको टाइप कास्टिंग पढ़ाई थी ना, जब आपने देखा था कि अगर इंटीजर 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 देता है, इंटीजर फ्लोट फ्लोट देता है, और अगर आप a डिवाइडेड बाय b करते हो तो 5 डिवाइडेड बाय 2 तो आपको कितना देगा, वो 2 ही देगा अगर इंटीजर इंटीजर हुआ तो। अब मेरे को अगर एक्सप्लिसिटली उसको कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा ब्रैकेट में फ्लोट और a डिवाइडेड बाय b, तो वो a 5 जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा 5.0 में। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, आपने उसके टाइप को कास्ट किया है कि यहाँ से आपको मिलने वाला रिजल्ट क्या था, नंबर। आपने आगे कैरेक्टर लगा दिया, तो वो 65 के रिस्पेक्ट में जो भी कैरेक्टर होगा, मतलब 65 को एज आस्की कोड कंसिडर करेगा और उसके रिस्पेक्ट में जो भी कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को यहाँ पर प्रिंट करवा कर देने का काम करेगा। तब आप देखें यहाँ पर अपन ने करा क्या, अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंपली लोअर केस कैरेक्टर, है ना, या अपन एक काम करते हैं डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, लोअर केस की जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपर केस ही प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, मैंने उसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसे कंपाइल किया। जब भी आप चेंज करो तो कंपाइल जरूर करना। मैंने रन किया, अब मैंने क्या लिखा, स्मॉल जेड, तो अपर केस कैरेक्टर कितना हो गया, कैपिटल जेड। मैंने स्मॉल टी लिखा, अपर केस कैरेक्टर कैपिटल टी। समझ में आया? अब उसमें अगर आपने इसके अलावा कुछ लिख दिया कि आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, तब वो 3 के केस में क्या होगा, 3 के आज की वैल्यू में से -32 करेगा, तो फिर जो भी वो उस आज की वैल्यू पे कैरेक्टर होगा वो प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। क्लियर है? वहीं अगर अपन बात करें, इसी से एक चीज और ध्यान आई, अपन आते हैं यहाँ पर, और मैंने क्या करा, मैंने कॉपी किया और आप इसको ऐसा प्रिंट करवा कर देखो। है ना, ये तो अपन ने कोई सा भी नंबर लिखा, मैंने इसे जी लिखा, ये ऐसा आया, और बाकी के लिए फिर वो देखो आज की वैल्यू के। ठीक है, वो एक आज की वैल्यू के रिस्पेक्ट में एक आया नहीं, अपन ने शायद तक 5 बार लिखा था, 1 2 3 4 5, है ना, अपन ने 0 से स्टार्ट किया था ना, तो 0 वाला नहीं आया है क्या?
है ना। हाँ, 0 का कुछ नहीं था, वो 1 से स्टार्ट हुआ है ना। 0 पे कुछ भी नहीं आया वहाँ पे, या हो सकता है 0 पे ऐसा स्पेस दिख के रखा हो, है ना। 0 पे स्पेस होता है क्या? कि 10 पे होता है? नहीं, 10 या 32 पे भी तो होता है। टेन या 32। वो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि इसमें प्रिंट नहीं हो रहे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो कि प्रिंट नहीं हो रहे, है ना। तो कुछ ना कुछ तो आता ही सही। है ना। वो तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो प्रिंट नहीं हो रहे होंगे, लेकिन देखो ना उसके रिस्पेक्ट में आगे ना परसेंट का साइन। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देख के रखा हुआ है। एक बार और उसको चला के देख लो 19 पे। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया, 19 पे चला ही लिया था अपन ने। क्लियर है? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर देखकर रखा हुआ है। ये कुछ नहीं, ये आपके तो नंबर है, आपने नंबर लिख के उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, तो सिस्टम उसको ऐसा कंसिडर करेगा कि आज की वैल्यू आई है, और उसको आपने टाइप कास्ट करके उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, ऊपर क्या? हाँ, वो कर सकते हो ना, वो तो फिर वो मेथड से हो जाएगा। वो फिर आप वो स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस, स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस लिखोगे तो वो मेथड से हो जाएगा। वो फिर जब अपन स्ट्रिंग पढ़ते तब अपन वहाँ पे मेथड यूज कर लेते, तब फिर अपन वहाँ पे वैसा नहीं लिखते। अभी अपन ने स्ट्रिंग पढ़ा नहीं है तो इसलिए अपने को उसको मेथड नहीं पता, मेथड नहीं पता तो अपन ने इसलिए ऐसे ही करा। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है, अभी इसमें अपन वैसे आगे के क्वेश्चंस तो पढ़ ही रहे, अभी मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, लेकिन एग्जांपल्स के बीच में मुझे एक क्वेश्चन याद आया है ना, जो कि आप लोग कल बनाकर लेकर आएंगे, है ना। और वो क्वेश्चन ये है कि आपको मार्कशीट प्रिंट करवाना है, मार्कशीट, है ना। अब मार्कशीट अगर आपको प्रिंट करवाना है तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल या असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, है ना। सिर्फ आपको प्रिंट ही करवाना है। प्रिंट ही करवाना है मतलब कैसा कि प्रिंट करवाना है मतलब ऐसा कि आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, सब वैल्यू स्टैटिक है। स्टैटिक है मतलब कैसा कि जैसे नहीं, कुछ यूजर से भी वैल्यू गेट नहीं करना है आपको, तो सिर्फ डिस्प्ले ही करवाना है। मतलब आपका जो टर्मिनल है या आपकी आउटपुट स्क्रीन है ना, उस पर कैसा दिखना चाहिए, उस पर सिंपली ऐसा दिखना चाहिए कि यहाँ पर ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, और मतलब वो आपको देखना रहेगा कि अब आप कैसे लगाओगे। जरूरी नहीं ऐसे पूरी स्ट्रेट लाइन एकदम ऐसी की ऐसी नहीं मिलेगी आपको, ऐसे एकदम पूरी सॉलिड लाइन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक पैरेलल वो पाइप का सिंबल तो मिलता ही है ना। तो उससे आपको ऐसा कुछ बनाना रहेगा। तो यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो भी एग्जाम होगा वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका नेम लिखा हुआ, और फिर यहाँ पर आपका नेम आएगा। फिर यहाँ पर आपका सेमेस्टर, सेमेस्टर लिखा जाएगा, कौन से ईयर पे एग्जाम है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऐसी लाइन्स आएंगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में सब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा, है ना। टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, यहाँ पे जो भी आपके आउट ऑफ और यहाँ पे कितने आपको आए हैं
है ना। यहाँ पर अगर कोई सप्लीमेंट्री वगैरह है तो वो, फिर उसके बाद में यहाँ पर आकर आपको वो टोटल लिखा हुआ आ जाएगा, और टोटल के बाद में जैसा आपको आरजीबीवी की वो मिली होगी ना, कहीं ना कहीं कोई मार्कशीट मिली होगी ना, आरजीबीवी की अगर नहीं मिली है तो डीएवीवी की मिली होगी, और अगर वो भी नहीं मिली है तो 12th क्लास की तो मिली होगी, ठीक है। तो आपको वैसी एक मार्कशीट आपके फाइनल रिजल्ट की ऐसे बनाना है। लॉजिक कुछ नहीं है, सिर्फ बस आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से ही खेलना है पूरा, और उससे कैसे फॉर्मेटिंग करके आप ऐसे डिस्प्ले करवाओगे। क्लियर है, बन जाएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि अब आप इसको इसका कलर भी करना है टर्मिनल पे। हाँ, कमांड लाइन पे कलर। अब उसके लिए कैसे करेंगे वो आपको गूगल करना पड़ेगा। सेंटर में कैसे लाएंगे? अब बस वही तो सोचना है। अरे फिर स्पेस दे देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। अब तुम बता दोगे तो वो क्या सोचेगी। ठीक है, समझ में आया। तो आपको क्या करना है, आपको इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट करना है। मतलब आप टर्मिनल पर बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हो और फोरग्राउंड कलर भी कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो अभी आपको देखना है, ठीक है। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, और गूगल पे सर्च करके आपको मिलेगी चीजें। टफ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अब कैसे करेंगे वो आपको सोचना है। ये देखो, गूगल तो आपको करना ही पड़ेगा, R&D आपको करना ही पड़ेगी, है ना। अगर आप सोचे कि नहीं हम तो सीखने आए, सीख के ही जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। 100% तो मेरे को भी जावा नहीं आती, सिंपल सी बात है। जेम्स गॉसलिंग तो दिखता नहीं चेहरे से, है ना। तो उसने जितनी जावा बनाई होगी तो उसका नी करते हुए अपन 15 to 20% पढ़ते हैं, और सिंपल सी बात है कि उतना ही पढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि ऐसे देखा जाए, ऐसा पढ़ने जाओ तो कोई 1.5 महीने 2 महीने 1 महीने में कोई आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होता नहीं है। अगर इतनी सिंपल होती तो वो तो इतने शार्प माइंडेड थे, वो तो 10 दिन में नई नई लैंग्वेज बना बना के छोड़ देते। अपन अगर 1 महीने में पूरी जावा कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको तो 10 दिन में ही सब कुछ आ जाना चाहिए ना। क्लियर है। तो उस केस में ऐसा होगा कि अभी ठीक है, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना तो मैंने पढ़ा दिया, आपने उतना पढ़ लिया। देखो एक और चीज है ना, नॉलेज ट्रांसफर होने में भी बहुत वेरिएशन आ जाता है। उन्होंने कितनी बनाई, उसके बाद में अपन ने कितना गेन किया, उसके बाद में मैंने आपको कितना बताया, और फिर आपने कितना गेन किया, और फिर उसके बाद में आप कितना याद रखोगे और इंटरव्यू तक कितना लेकर जाओगे। मतलब मैं भी बोल रहा हूँ कि जेम्स गॉसलिंग ने जितना बनाया है उसका 15 to 20% अपन पढ़ते हैं, राइट। 15 से 20% मैंने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया, राइट। अब जब मैंने आपको पढ़ाया है तो वो आपके लिए है 100%। मतलब वो 100% जो मिला है उसमें भी कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ ही है। आपको समझ में आया 80%, ठीक है। आपने रिवाइज करा 70%, आपके दिमाग में रहा 60%, इंटरव्यू तक हुआ 50%, और जवाब देकर आए हो आप 40%, ठीक है। तो उस केस में अब जो भी है जैसा भी है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपको टास्क असाइन हो गया। इंटरव्यू के टाइम पे चीजें आपको आनी चाहिए, लेकिन एक बार कंपनी में जाने के बाद में तो आपको गूगल करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कंपनी के अंदर जाने के बाद में गूगल नहीं करना पड़ा और आपको सब कुछ आता होता, तो तुम अपनी कंपनी लेकर नहीं बैठ जाते। सिंपल सी बात है, मेरे को सब कुछ आता है, कंपनी के में जाने के बाद में मैं वही सब कुछ कर रहा हूँ जो मेरे को ऑलरेडी आता है, तो मैं वापस से वो काम दो बार क्यों करूंगा। मैं अपनी कंपनी खोल के अपना ही सेटअप स्टार्ट कर दूंगा ना। तो तुम्हें क्या करना रहेगा, तुम गूगल, मतलब तुम क्या करोगे, गूगल तो करना ही पड़ेगा आपको, राइट। तो उसमें आप कितने अच्छे से सर्च करते हो वो भी मैटर करता है। गूगल पे आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन एक जगह अलग से आपके लिए रखा हुआ नहीं होगा। आपको चीजें उसमें से निकालते आना चाहिए। जितने अच्छे से आप सर्च करके चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो भी एक ट्रिक ही होती है। समझ में आया क्या? ठीक है। तो ये टास्क आपके लिए है, आप देखेंगे, है ना, और हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। ठीक है। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक डालना, प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग। प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग, प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग।
ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें, अब ये प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग बेसिकली होता क्या है, तो अब अगर अपन बात करें, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग मतलब टाइप को कास्ट करेंगे, और कौन से टाइप को कास्ट करेंगे, प्रिमिटिव। अब ये प्रिमिटिव क्या होता है, तो याद होता आपने डेटा टाइप्स पढ़े थे, डेटा टाइप में आपने दो टाइप पढ़े थे, एक पढ़ा था आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक पढ़ा था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की और जाते हैं अपन क्लास, स्ट्रिंग, इंटरफेस, एरे वगैरह पे, तो वहां पर ऑब्जेक्ट वगैरह का कुछ कंसेप्ट आता है, तो उसमें अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग करके कंसेप्ट आता है। लेकिन अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप पर आते हैं तो वहां पे प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग करके कंसेप्ट आता है। मतलब अगर अपन बात करें, जैसे कि आपने देखा था क्या, कि यहाँ पर आपके पास में डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अभी जो डेटा टाइप्स आपने देखे थे यहाँ पर, तो इन डेटा टाइप्स में आपने क्या देखा था, तो इन डेटा टाइप्स में आपने देखा था यहाँ पर क्या, एक होता है आपके पास में प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग, ठीक है, और सॉरी प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, और एक और क्या होता था आपके पास में, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। ये दो चीजें होती है। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर अब आप क्या करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे करते हैं प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर अब आप क्या करते हैं यहाँ पे, अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पर तो अभी अपन आए नहीं, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, स्ट्रिंग एरे वगैरह कुछ मैंने बताया नहीं, क्लास जरूर मैंने बताई है, लेकिन वो भी ऐसी बताई है कि स्कैनर की क्लास होती है और वैसा, लेकिन अभी डिटेल में अपन ने नहीं पढ़ा है ना, तो वो अपन बाद में देखेंगे। अभी अपन सिर्फ एक बेसिक क्लास बनाते हैं और अपनी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी नॉन प्रिमिटिव को आप साइड में करें, अभी आप देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आता है, बुलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, है ना, तो ये क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो उनके केस में अपन किसका यूज करते हैं, प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। समझ में आया क्या, ठीक है। ये फटाफट एक बार ड्रॉ कर लो। क्या, अच्छा ये स्पेसेस, ये वो इंडेंटेशन है, मतलब अपन जैसे एक टैब दबाते हैं ना, वो 4 स्पेस का एक टैब देता है, टैब है टैब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को। अब फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो ये जो प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग होता है ना, तो अब इसमें लिखना, प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग में लिखना conversion of a conversion of one data type into another data type is known as primitive type casting, but make sure both data types are of primitive data types. तो इसमें ब्रैकेट में भले ही लिखना होता है, लिखना वन डेटा टाइप मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप,
है ना, कन्वर्जन ऑफ वन डेटा टाइप बोले तो primitive data type into another data type बोले तो primitive data type is known as primitive type casting, but make sure both data types are of primitive data types. ठीक है, types of primitive type casting, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, there are two types of primitive type casting. ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे सबसे पहले, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग, और सेकंड क्या होगा यहाँ पर आपके पास में, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. क्लियर क्या यहाँ तक समझ में आया? तब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना. अपन इसको सेव एज करते, मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव टाइप कास्टिंग. ठीक है, अपन यहाँ पर आए क्लास मैंने लिखा है डेमो 5, यहाँ पर क्या आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग args. अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, इंट a इक्वल्स टू, मैंने कितना लिखा है यहाँ पर 5. ठीक है, मैंने लिख लिया है यहाँ पर डबल, मैंने लिखा b इक्वल्स टू, मैंने लिखा है a. तो अब इस केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंट a है ना. अब आप खुद सोचे कि इंटीजर की साइज कितनी होती है, 4 बाइट, डबल की कितनी होती है, 8 बाइट. मतलब एक 2 लीटर की केन है और एक 5 लीटर की केन है. अगर 2 लीटर की केन का वाटर अगर मैं 5 लीटर में डालूंगा तो मेरा डेटा लॉस होगा क्या, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना. तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इंट a 5 है, उस a को मैंने डबल b में रखा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और प्रिंट एल में अपन क्या करवाएंगे, तो a की वैल्यू अगर मैंने प्रिंट करवाई यहाँ पर, और मैंने कॉपी करके यहाँ पर इसको b की वैल्यू को प्रिंट करवाया. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आपके पास में ये वैल्यू सेट होते हुए आपको देखने को मिल जाएगी. आप यहाँ पर आए, आपने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली ये कंपाइल हुआ, आपने रन किया, तो आप देखेंगे a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 5.0 है. तो यहाँ पे ये जो हो रहा है आपका, ये क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, है ना. और यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि स्मॉलर डेटा टाइप की वैल्यू बिगर डेटा टाइप में सेट होती है इम्प्लिसिटली. Implicit data type मतलब कि smaller data type value is going to be stored in bigger data type value. क्लियर है? वहीं अगर इसका वाइस वर्सा आप करें, मतलब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, ये मल्टीपल लाइन कमेंट किया है मैंने इसे कॉपी किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको पेस्ट किया. अब इसका वाइस वर्सा अगर अपन देखें, तो आपने क्या करा, यहाँ से इसको कट किया, आपने इसको यहाँ पर पेस्ट किया. अब आप यहाँ पर आए और यहाँ आकर आपने क्या बोला कि अब यहाँ पर मेरे पास में 5 है, और अब मैं यहाँ पर ऐसा रख रहा हूँ कि डबल कितना है, 8 बाइट का, और इंटीजर है 4 बाइट का. अब आप 8 बाइट को 4 बाइट में रखने की कोशिश कर रहे हो, मतलब 5 लीटर केन के वाटर को आप 2 लीटर केन में रखना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका डेटा लॉस होगा. ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें क्या ऐसे, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपने क्या लिखा है, डबल b और इंट a5, है ना. अब यहाँ पर आप प्रिंट करवाओ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो एरर आएगी, पॉसिबल लूजी कन्वर्जन, है ना, पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट. तो अब उस केस में यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली, नाम से समझ में आ रहा है ना, आपको एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आप यहाँ पर आकर क्या लिखेंगे, इंट, ये आपने एक्सप्लिसिटली लिखा है ना. तो ये क्या बोलेंगे अपन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, है ना, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कितना, मैंने लिखा है यहाँ पर 5. आप देखेंगे
अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि सर अभी तो आपने बोला था कि पॉसिबल लूजी कन्वर्जन है ना, मतलब लूजी कन्वर्जन मतलब कि डेटा लॉस होने के चांसेस है, लेकिन डेटा कहाँ लॉस हुआ, 5 का 5 आ तो गया। तो अब आप देखें यहाँ पर आप इसको लिखिए 5.56, ठीक है 5.56 लिखा। मैं अब यहाँ पर आकर इसको रन करूंगा, कंपाइल किया मैंने, इसको रन किया, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? हाँ हाँ नहीं सही है ना, ए की वैल्यू देखो ना 5 आ तो गई। आपने बी की वैल्यू 5.56 लिखा और ए में आप बी की वैल्यू को सेट कर रहे हो ना, तो ए में देखो ना, ए में तो 5 ही आया है ना आपका, ए में तो 5.56 था जबकि ए में तो 5 ही आया है ना, तो ये डेटा लॉस हो गया ना यहाँ पे 0.56। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सभी को क्लियर है? समझ में आया? इसमें आप क्या बोलेंगे कि आपने यहाँ पे लिखा है डबल बी इक्वल टू 5.56 है ना, तब इससे क्या हो रहा है कि बी की वैल्यू कितनी है, पॉइंट के बाद में भी कुछ है। अब आपने यहाँ पर उसको एक्सप्लिसिट कन्वर्ट किया है कि आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपने यहाँ पे बी की वैल्यू जो 5.56 थी उसके आगे इंटीजर लिख दिया है, तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को कंसिडर करेगा, पॉइंट के बाद में 56 को कंसिडर नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ए में जाके जो सेट होगा वो सिर्फ 5 सेट होगा, 0.56 सेट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो आपको एरर नहीं देगा, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली प्रिंट तो कर देगा लेकिन 0.56 हटा देगा तो वो डेटा लॉस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना? वो एरर नहीं आएगी, डेटा लॉस हो जाएगा आपका। हो गया क्या आंसर सभी का? क्लियर है? देखिए दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या होगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा डेमो 6, अब मैंने ऐसा कुछ लिखा, लिखा बाइट ए इक्वल्स टू 5, बाइट बी इक्वल्स टू 6, और मैंने लिख लिया है यहाँ पर बाइट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा सी की वैल्यू, क्या आउटपुट मिलेगा। क्या आउटपुट मिलेगा? तो क्वेश्चन देखिए, एक चीज ये तो तुम लोगों को क्लियर हुई होगी कि इतना सिंपल तो पूछूंगा नहीं, है ना, कि 5 + 6 11 तो होगा नहीं, तो अब क्या होगा? हाँ क्या 9 होगा? 9 क्यों होगा? नहीं 1 क्यों होगा? अब तो तुम तुक्के मारने पे आ गए। एरर क्यों होगा? और क्या होगा? एरर होगा तो क्या होगा? क्यों डेटा टाइप क्यों गलत है? हाँ बाइट में तो इंटीजर में, बाइट में भी तो इंटीजर वैल्यू आती है ना, क्या जाएगा? फिर 11 आ जाएगा। अरे 11 थोड़ी आएगा। ठीक है, इसको अपन चलाते हैं, है ना, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपन इसे कंपाइल करते हैं, ठीक है। कंपाइल करने पर अपन यहाँ पर आते हैं, एरर क्यों आएगा? क्योंकि वो बाइट का तो सिर्फ मतलब उसका स्टोरेज कम है ना, तो वो बढ़ेगा। क्यों स्टोरेज कहाँ कम है, कैसे कम है? ये देखो, ये मैंने ये हटा दिया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कंपाइल किया सक्सेसफुली, देखो कंपाइल हो रहा है, मतलब बाइट में कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो अब बताओ अब आएगा एरर? अपन आते हैं यहाँ पर, कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने पर एरर आएगा। ठीक है, अब एरर क्यों आएगा? तो एरर आएगा पॉसिबल लूजी कन्वर्जन फ्रॉम बाइट टू इंट। ठीक है ना, फ्रॉम इंट टू बाइट, है ना। अभी इंट टू बाइट वाली ये दिक्कत क्या है? ये दिक्कत ये है कि बाइट की जो रेंज होती है वो होती है -128 से 127। तो आप बोलेंगे कि यार सर 5 तो उसकी रेंज में है, 6 उसकी रेंज में है, और प्लस करने के बाद में भी डेटा उसकी रेंज में ही आ रहा है। ठीक है, वो बात समझ में आई। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया 100, आपने ऐसा लिख दिया 100 रेंज में है, 200 रेंज में है, सॉरी 100 रेंज में है, और नीचे वाला नंबर भी 100 वो भी रेंज में है, लेकिन दोनों को प्लस करोगे तो 200 आएगा, वो तो रेंज के बाहर हो जाएगा। तो फिर इस केस में जावा ये बोलता है कि मैं डिलेमा के सिचुएशन में नहीं रहना चाहता कि कभी तो मेरी वैल्यू को प्लस करो तो मैं रेंज के अंदर आ जाऊंगा, और कभी उसी चीज में रेंज से बाहर चले जाऊंगा। तो उसने बोला है कि ऐसे डिलेमा के सिचुएशन में नहीं रहना है, अपन क्या करेंगे, बाइट प्लस बाइट इंटीजर ही देंगे। अब इसमें आपके पास में दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या? दो ऑप्शन ये कि आप यहाँ पर a प्लस बी जो कर रहे हैं, है ना, या तो आप यहाँ पर इसके आगे क्या लिख देंगे, तो अब इसके आगे आप यहाँ पे लिख देंगे बाइट और उसको प्रिंट करवा देंगे, या फिर आप यहाँ पर आकर इसके आगे क्या लिख देंगे, इंट डी। उसके आगे फिर अब आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पर आए, आपने इसे कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, आपने रन किया, आपको मिल गया ये। ऐसा ही शॉर्ट के साथ में भी होता है, शॉर्ट प्लस शॉर्ट गिव्स यू इंटीजर, लेकिन इंटीजर 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 ही देता है, फ्लोट 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 ही देता है ना, आपका डबल 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 ही देता है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।